हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोयाज एकेडमी पर। बाल विकास पर आधारित टॉप 10 क्वेश्चन जो हर डे हम लेके आते हैं। कुछ दिन से, अभी 2 दिन से हम आपके 2 जो वीडियो हैं वो बना नहीं पाए हैं, तो उसके लिए हम बहुत ही माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो आज हम नए क्वेश्चन के साथ आज हम 2 वीडियो लेके आएंगे, एक बाल विकास का लेके आएंगे और एक मैथ्स का वीडियो लेके आएंगे कुछ ही समय बाद। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके अपलोड किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके बनाए जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रन जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है, ठीक है, की रचना की है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो मतलब जिन्होंने ये दिया है, CAT बोलते हैं इसको। तो इसके जो ऑप्शन है, लियोपोल्ड, बेलक, जेम्स ड्रेवन, गोलमैन, पियाजे। तो दोस्तों हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आपके हिसाब से, मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में अगर 2 से 3 अगर साइंटिस्ट के नेम आते हैं और अगर वो याद होते हैं तभी आप पे बनेंगे, अदरवाइज़ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न या जो डेफिनेशन वगैरह हैं वो आपको मतलब रटनी पड़ेंगी या याद करनी पड़ेंगी। तो इसका सही आंसर है, जो उसके प्रवर्तक हैं वो हैं लियोपोल्ड बेलक, जिन्होंने मतलब जो CAT है बालक अंतर्बोध परीक्षण दिया था। अब ये होता क्या है, सबसे पहले यह 10 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी होता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्ष के बालकों के लिए, 10 वर्ष के बालक के लिए, मतलब 10 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रयुक्त विधि है। मतलब ये विधि कहाँ तक इस्तेमाल होती है? 10 वर्ष तक के लिए। लियोपोल्ड बेलक हैं जो उसके प्रवर्तक हैं, और इन्होंने एक और इसके बारे में बोला, इस परीक्षण को बाल समप्रत्यय परीक्षण भी कहते हैं। मतलब आपको 3 चीज़ नोट करनी है एक क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है CAT जो होता है, बालक या बाल अंतर्बोध परीक्षण, परीक्षण की विधियां हैं, जैसे एक TAT है, CAT है, SAT है। तो ये इनकी अलग अलग मॉर्गन है। पहले वाले के जो मॉर्गन इनके प्रवर्तक हैं, और जो CAT और SAT के प्रवर्तक हैं वो लियोपोल्ड बेलक हैं, और SAT की भी लियोपोल्ड बेलक हैं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। और ये 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए हैं। और दूसरी चीज़ है, इसे क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बाल समप्रत्यय परीक्षण। तो ये आपसे एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन और बन गए। अगर वो बोले कि CAT कितने वर्षों तक बालक के लिए प्रयुक्त विधि है, तो आपको 10 लगाना है। और यदि ये क्वेश्चन आ जाता है कि बाल समप्रत्यय परीक्षण इसका दूसरा नाम आ जाता है, तो भी आपको आंसर यही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मुख्य रूप से सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, मुख्य रूप जो भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जाता है वो है थॉर्नडाइक ही आपको आंसर लगाना है, जो व्यवहारवादी के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको थॉर्नडाइक ही लगाना है। इन्होंने मुख्य सिद्धांत दिए थे, ये चीज़ कभी भूलना नहीं है। मतलब सबसे जो प्राइमरी लॉ हैं, ये प्राइमरी मुख्य नियम हैं, वो इन्होंने दिए थे। जैसे अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम के अंदर क्या क्या आते हैं? प्रयोग अनुप्रयोग के नियम, प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। इस टाइप के जो नियम है व्यवहारवादी जो सिद्धांत के मतलब बोल सकते हैं ये श्रेणी में आते हैं। तो ये है थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP जरूर आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? IMP क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक को मतलब ऐसे जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद पर बहुत ही ज़्यादा काम किया है, और इन्होंने मुख्य रूप से सीखने के नियम पर चर्चाएं की हैं। थर्ड है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, और थोड़ा मतलब आपको रटने वाला क्वेश्चन भी है कि आपको किस तरीके से इसका आंसर देना होगा। गर्भावस्था से 2 वर्ष तक के बच्चों का, 10 से 18 वर्ष तक के बच्चों का, गर्भाधान से 18 वर्ष तक के बच्चों का, और गर्भाधान से 12 वर्ष तक के बच्चों का। तो फ्रेंड्स 18 वर्ष में जब अपन देखते हैं कि 18 वर्ष में अपनी क्या कंप्लीट हो जाती है? 12th कंप्लीट हो जाती है, 12वीं कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं? कॉलेज में। तो जैसे ही बच्चा मतलब गर्भ से
या गर्भ के समय से ही वो सीखना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसका मानसिक विकास बनने लगता है। और जैसे ही वो आता है, मतलब उसका जन्म होता है, तो वो कुछ ना कुछ, मतलब जब जैसे ही उसका मतलब उत्पन्न हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ सीखना उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जब वो पैदा हुआ है तो वो कुछ भी उसको मतलब सीख नहीं रहा है, वो कुछ ना कुछ सीखेगा। भले ही वो पैर, जैसे आपने मतलब सबसे पहले आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब बच्चा मतलब आपने नोटिस भी किया होगा कि जो बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले रोने लगता है। तो रोना कहाँ से सीख रहा है, मतलब वो पैदा होने के बाद ही रोने लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पैदा होने के बाद ही वो रोने लगता है, यानी वो सीखना स्टार्ट उसने कर दिया है। रोना क्या किसी ने सिखाया है कि भाई ये रोना ऐसे रोया जाता है या ऐसे नहीं रोया जाता है, तो ये भी एक सीखने की। अब जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मतलब 5-6 दिन बाद का बच्चा हो जाएगा, तो वो जब कभी कभी आँखें बंद करना सीख जाएगा, मतलब आँखें बंद करेगा, एकदम खोल लेगा फिर बंद करेगा। फिर कभी कभी आप जैसे उसके हाथों में उंगली फंसाओगे तो उंगली को पकड़ लेगा वो। तो ये बच्चा सीख रहा है, मतलब मूविंग, मतलब कुछ ना कुछ हरकत वो कर रहा है। तो जन्म से ही लेके और गर्भाधान से ही 18 वर्ष तक के बच्चों का क्या किया जाता है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, इज़ अ राइट आंसर। तो आपको आंसर लगाना है सी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप साइकोलॉजिकल बेस पर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन है बालकों में शारीरिक विकास। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक समान गति से नहीं होता है, ये हर अवस्था में, हर प्रकार की अवस्था में अलग अलग होता है। ये बात आपको हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसका आंसर हो जाएगा एक समान गति से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, हर्लॉग द्वारा प्रारंभिक किशोरावस्था की आयु सीमा है। ये भी क्वेश्चन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये भी रटने वाले क्वेश्चन है। इसमें मतलब आपको याद होना चाहिए, इसका पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो जो हर्लॉग हैं, इन्होंने अपना अलग ही एक किशोरावस्था की, प्रारंभिक जो किशोरावस्था है उसकी जो आयु सीमा है वो अलग ही दी है। तो नॉर्मली जो शैशवावस्था होती है वो अपन अलग देखते हैं, फिर उसके बाद आती है बाल्यावस्था, फिर आती है उसकी किशोरावस्था। तो अपन जो 0 से 6 वर्ष तक मानते हैं शैशवावस्था, फिर 6 से 12 बाल्यावस्था मानते हैं, और फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक बाल्यावस्था किशोरावस्था मानते हैं। ठीक है, तो अब हर लोग जो मनोवैज्ञानिक इन्होंने अपने हिसाब से अलग तरह की आयु सीमा बताई है। तो प्रारंभिक किशोरावस्था की इन्होंने आयु सीमा बताई है। 2 आपको याद दिलाते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक किशोरावस्था की इन्होंने आयु सीमा बताई है 13 से 14 वर्ष, 13-14 वर्ष से 17 वर्ष, ये है प्रारंभिक किशोरावस्था। ध्यान से सुनिए, प्रारंभिक किशोरावस्था मतलब 13-14 से, या 13-14 स्टार्ट करेंगे, उससे कहाँ तक चलेगी, 17 वर्ष तक चलेगी। अगला है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, अगर हम आपसे पूछ लें कि हर्लॉग के द्वारा उत्तर किशोरावस्था की सीमा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 से 20 वर्ष, 17 से 20 वर्ष तक की आयु तक इसकी क्या होगी, आयु सीमा होगी। तो उत्तर किशोरावस्था और प्रारंभिक किशोरावस्था ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ से। प्रारंभिक किशोरावस्था है कहाँ से, जिसको बोल सकते हैं हम 13 या 14, या 14 से 17 याद रखिए आप। ठीक है, 3 साल का डिफरेंस है, आप तो 14 से 17 याद रखिए। 14 मतलब 17 और 14 के बीच में 3 साल का अंतर है, और 17 और 20 के बीच में 3 साल का अंतर है। तो ये पहली हो जाएगी आपकी प्रारंभिक किशोरावस्था, और दूसरी हो जाएगी आपकी उत्तर किशोरावस्था। ये आप नोट कर लीजिए अगर नोट कर सकते हैं तो। ठीक है, इन्होंने मतलब कई और प्रकार की मतलब किशोरावस्था दी है, तो वो अपन आगे वाले वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13-14 से 17 वर्ष तक की क्या बोली है इन्हें, प्रारंभिक किशोरावस्था बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। ये जो क्वेश्चन है, सतत व्यापक जो मूल्यांकन होता है उस पर आधारित क्वेश्चन है ये। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। ऑप्शन नंबर सेकंड है जिन बालकों को उपचारात्मकता शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। विद्यार्थियों के व्यवहारगत परिवर्तनों
के बारे में जानना इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है, पहले वो समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो यह स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था है, पहले तो ये समझते हैं ये कहाँ है, स्कूल आधारित मूल्यांकन अवस्था है। मतलब स्कूल में किसके ऊपर किया जाता है, विद्यार्थियों के ऊपर किया जाता है। तो आप जब हमने आपसे स्कूल बोल दिया और आपने ऑप्शन नंबर 3 देख लिया तो विद्यार्थी आप इसको आंसर लगा देंगे। लेकिन चलो अपन विद्यार्थी भी हटाते हैं। अब इसमें क्या होता है, फिर सेकेंड लाइन हम पढ़ते हैं, यह विद्यार्थी के सर्वांगीण जो सभी का मतलब पूरा सर्वांगिक जो विकास के लिए उसके सभी पहलुओं पर, जो उसके सभी जो पहलू हैं उनका अध्ययन या मूल्यांकन करना। ठीक है, मतलब सभी प्रकार से उस विद्यार्थी के पहलुओं पर, ठीक है, का अध्ययन तथा मूल्यांकन करना। और ये क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। 3 चीज़ें आपको हम बता रहे हैं जो आपको आंसर की ओर ले जाएंगी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं सतत एवं व्यापक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं विद्यार्थियों के, अब जब हम सर्वांगिक विकास की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहारगत, मतलब उसके सर्वांगिक मतलब हर चीज़ की बात कर रहे हैं। अब उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे मान के चलो जो पहली क्लास में बच्चा थोड़ा शर्माता होगा, फिर दूसरी क्लास में बच्चा मतलब थोड़ा फिर उसमें निखार आया होगा, फिर चौथी क्लास में बच्चा आया तो इंग्लिश पढ़ना सीख गया होगा, 5वीं क्लास में बच्चा आया तो गणित के क्वेश्चन करना सीख गया, फिर 7वीं क्लास में बच्चा आया तो उसके बाद बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, फिर 8वीं क्लास में आया तो उसने प्रेजेंटेशन वगैरह शुरू कर दिया, 9वीं 10वीं में स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसने एक्टिव कर ली। तो जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो 4 ऑप्शन लगभग समान रहते हैं, वो उस टाइप के नहीं है कि मतलब फैक्ट क्वेश्चन है। जो सतत व्यापक मूल्यांकन होता है उसी पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम तंत्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। इसका आंसर जो है वो आंसर होगा ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर, इकोलॉजी सिस्टम थ्योरी ऑफ ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर। इन्होंने जो थ्योरी दी है, सिद्धांत दिया है, ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर ने वो दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत दिया है। ये आपको याद करना पड़ेगा। इन्होंने बताया है कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है, जिसका सिद्धांत जो इन्होंने दिया है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये आपको रटने वाली चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एक बार अगर आप दिमाग में बना के रखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन ना देखें, इसका सबसे पहले मतलब क्या होता है वो समझ लें। इसका मतलब है दूसरों के संवेगों को पहचानना और विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। यहाँ पर तो आप दूसरों के संवेगों को पहचान जाओ या विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, मतलब आप विभिन्न व्यक्तियों के कौशल को समझ लो या दूसरों के संवेगों को आप समझ लो। ठीक है, तो दूसरों के संवेग समझना या विभिन्न व्यक्ति जो होते हैं, जो अपने सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं या पर्सन होते हैं, उनके बारे में हम उनको जानना, मतलब उनको हम जान गए कि यार ये इस टाइप का बंदा है। जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे तो आप जानते होंगे यार ये इसका नेचर इस टाइप का है, इसका नेचर इस टाइप का है। ठीक है, हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। कोई व्यक्ति पता चलता है कि अगर आप थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं तो वो रूठ जाता है या गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो आप मनाने जाते हो, फिर उस तरह की गलती आप दोबारा नहीं करते हो, आपको पता चल जाता है कि इसका नेचर इस तरीके का है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमेडी टाइप के होते हैं, मतलब हर वक्त उनको कॉमेडी मतलब करते रहते हैं, तो उनका नेचर अलग टाइप का होता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गुस्सा उनको जल्दी आ जाता है, तो अपन को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति से हमें मजाक नहीं करना है, क्या ये मजाक किसी से करता नहीं है, अगर वो करे तो अपन उसके साथ कर सकते हैं मजाक। तो ये अलग अलग जो व्यक्ति हैं, तो इसका जो बुद्धि है, जिसके पास ये बुद्धि आ जाती है, वो हर व्यक्ति का एक नेचर मतलब हो जाता है। अगर आपको अच्छे दोस्त बनाने हैं तो आपको इस सिद्धांत पर काम करना होगा। अंतर्वैयक्तिक अगर बुद्धि आपके अंदर आ गई या जागृत हो गई या आपने अचीव कर ली किसी भी तरह से, क्योंकि हर व्यक्ति क्या रहता है कि बुद्धि तो होती है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता है। अगर ये बुद्धि आपके अंदर आ जाती है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरों के संवेगों को आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर आप समझ लोगे तो आप उस व्यक्ति के हिसाब से आप व्यवहार करोगे। जैसे आपके कई दादा वगैरह होंगे या चाचा वगैरह होंगे, आपको पता है कि इनके सामने हमें ऐसी बात नहीं करनी जिससे ये गुस्सा हो सकते हैं।
तो यही इस व्यक्ति बुद्धि का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप किस तरीके से किस व्यक्ति से क्या बात करते हो। ठीक है, हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा होती है और विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप समझ गए होंगे, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप समझ गए होंगे हम किस तरीके की बात कर रहे हैं। आपके जो बाल विकास है उसमें सबसे अच्छी यही बात है कि इसमें जो इन्वायरमेंट में मतलब हमारे वातावरण में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसी से रिलेटेड आपको मतलब कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब जी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल तो एक चलो ठीक है हमें पता चल गया, लेकिन इसको बोलते क्या हैं, तो उसको ये बोलते हैं अंतर वैयक्तिक बुद्धि बोलते हैं। बस इतना आपको पता करना है। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आप आंसर की जड़ तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी किस पुस्तक में यह विचार प्रस्तुत किया कि बुद्धि के पारंपरिक प्रकार तथा उनकी यूनिट संज्ञानात्मक क्षमताओं की पूरी तरह से व्याख्या करने में विफल रहे। इन्होंने क्या किया था कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक जो है इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो ऑप्शन ए है, यह है कि बुद्धि के पारंपरिक प्रकार तथा उनकी यूनिट संज्ञानात्मक क्षमताओं की पूरी तरह से व्याख्या करने में क्या हो गए, ये विफल हो गए। मतलब इनको सफलता हासिल नहीं हुई। जब इन्होंने इस पर काम किया, इन्होंने बुक तो लिख दी, लेकिन जब इसने काम किया तो उसमें काम करने में वो सफल नहीं हो पाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये क्वेश्चंस नॉर्मली आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बार देख के जाना है ताकि अगर थोड़ा बहुत आपके दिमाग में है या फिर ऐसा आ गया कि फ्रेम्स ऑफ माइंड किसने पुस्तक लिखी थी तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे हार्वर्ड गार्डनर। अगर हार्वर्ड भी आपको याद रहा तो आप इसका आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। ये क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हो। इस क्वेश्चन का बाल विकास से मतलब ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन लगभग मतलब आपके मोस्टली जो ऑप्शन रहते हैं वो एक से रहते हैं और लगभग सही रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अंतर करना पड़ता है। जो साइकोलॉजिकल रहते हैं वो आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे उसमें तो आपको मतलब पढ़ना ही पड़ेगा और उसके बारे में आपको जितना ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन है वो आपको गेन करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना। भाई ये भी आंसर सही है कि यार एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, तो यार गृह कार्य कराना भी उसकी चुनौती है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये भी उसकी एक चुनौती है कि कैसे हम कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। प्रश्न पत्र तैयार करना, ये भी एक चुनौती है, प्रश्न पत्र तैयार करना। अब आते हैं बात क्वेश्चन के, फिर से सबसे बोल रहा है सबसे महत्वपूर्ण, उसने एक वर्ड जोड़ दिया है सबसे महत्वपूर्ण। यदि यहाँ पर सबसे नहीं होता, यदि यहाँ पे ये हो जाए एक शिक्षक की चुनौती है तो और 3 ऑप्शन आते, उसके बाद चौथा ऑप्शन हो जाता ऑल अबव या सभी, इनमें से सभी, तो वो आंसर राइट हो जाता। क्योंकि जो शिक्षक जा रहा है वो प्रश्न पत्र बना रहा है तो भाई सोच के बना रहा होगा, अनुशासन क्लास में बना रहा है तो वही सोच के मतलब दिमाग लगा के या कैसे हमें बच्चों को हैंडल करना है वो तरीके से करता होगा। ठीक है, विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य भी करवाना है। ऐसा तो है नहीं कि आपने गृह कार्य दिया, अगर विद्यार्थी कर ही नहीं रहे हैं तो फिर आप अच्छे शिक्षक की भूमिका अदा नहीं कर पाएंगे। तो उनको विद्यार्थियों को होमवर्क भी करवाना है, बहुत मतलब सब चुनौतियाँ रहती हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन है मतलब क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंद प्रिय बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम का मतलब होता है कि जो अपन विषय वस्तु रहती है उसको प्राप्त करना। जैसे हम लास्ट में अधिगम करना चाहते हैं, जैसे आपको साल भर पढ़ाया जाता है और लास्ट में एक पेपर होता है और पेपर में आपको पास होना पड़ता है और पास होने पर आपको क्या मिल जाता है, एक मतलब सीख मिल जाती है कि भाई हम अगली क्लास में प्रवेश के लिए तैयार हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आपने अगली क्लास के लिए अधिगम कर लिया है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंद प्रिय बनाना, आनंद प्रिय बनाने का मतलब ये है कि आप जो शिक्षण सीख रहे हैं या जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है वो कितना आनंद प्रिय हो सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आनंद प्रिय होगा आपको उतना ही क्लास में मन लगेगा। तो ये इस तरीके से ही साइकोलॉजी के ऊपर आधारित क्वेश्चन था। तो
फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार आप हमसे जुड़ी रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई चीज़ आपको डाउट लगता है कि इसमें हमें दिक्कत हो रही है, या आप कुछ नई चीज़ चाहते हो, या नई वीडियोस बनाने की आप बोलना चाहते हो कि और नया कुछ करने की अगर आप चाहते हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें इससे जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।